अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन मैं इसको एक रीड कर दे रही हूँ। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे से जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थीं। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिलती थी। उदाहरण के लिए लोथल के आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नालियों का प्रयोग सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित था या छोटे शहरों तक। तो इस पे को आप लोग, हमें पूरा चैप्टर बहुत ही क्लियरली पढ़ना है, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के आते हैं, तो बिना चैप्टर पढ़े हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आइए हम देखते हैं दुर्ग। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो दुर्ग पे जो संरचनाएं थी उनका प्रयोग किस लिए किया जाता था, जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, यानी जो सार्वजनिक आयोजन होते थे उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले भाग शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के जल तक जाने के लिए उसके उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनाई गई थीं। तो जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके किस भाग में सीढ़ियां बनाई गई थी? इसके उत्तरी तथा जलाशय के जल में जाने के लिए इसके उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनाई थीं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली की दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी। इसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। इसमें कितने स्नान घर बनाए गए थे? इसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे, यानी 8 स्नान घर थे तो एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग के क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठान आदि स्नान के लिए किया जाता था। अब हम इसमें माल गोदाम और
स्नानागार को देख सकते हैं इस फिगर में। ये हमारा माल गोदाम है और ये एक विशाल स्नानागार है जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके तल तक जाने के लिए। उत्तर तथा इसकी जो तल की सीढ़ियाँ थी इसके उत्तर तथा दक्षिण में मिलती थी। आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। उनमें सामाजिक भिन्नता किस प्रकार थी, समाधान यानी उनके शौक किस प्रकार दफनाए जाते थे, इसमें ये देखेंगे। पुरातात्विद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। यानी वो जिस प्रकार से उनके 100 दफनाए गए थे उससे वहाँ की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं को जानने का प्रयास करते हैं पुरातत्वविद। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को कहाँ दफनाया गया था? मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विधाएं सार्वजनिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृत भांड या आभूषण मिलते हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में एक उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जबसर एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। ये देखिए, ये तांबे का दर्पण है, इसके साथ दफनाया गया था। तो कहाँ पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक बार पढ़ दिमाग में रखिएगा। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, वह का हड़प्पा सभ्यता में। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब विलासिता की वस्तुओं की खोज, यानी कि इससे हम उनकी आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं कि विलासिता और आवश्यक चीज़ों में अंतर होता है। आवश्यक वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और विलासिता, जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हम विलासिता की चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं विलासिता की वस्तुएं उनकी क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा या उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे चक्कियाँ, मृतभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। जो इनकी सामान्य रोजमर्रा का जीवन था, उसमें जो वस्तुएं बनाई गई थी वो पत्थर और मिट्टी से बनाई गई थी। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती हैं और जो कीमती वस्तुएं नहीं होती वह आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो तथा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से तथा जटिल तकनीकों से बनी हो।
इस प्रकार फ्रेयॉन्स यानी घिसी हुई रेत और बालू तथा रंग आदि के चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया गया था। यानी जो उनकी जो कीमती पदार्थ थे फ्रेयॉन्स, वह किससे बनाया गया था? रेत, बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया था। कि छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। यानी फ्रेयॉन्स जो था वह इनका कीमती पदार्थ था और वो बनाया कैसे जाता था? घिसी हुई रेत, बालू, रंग तथा चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता था। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ जो फ्रेयॉन्स जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती हैं। हम इनका वर्गीकरण उपयोगी तथा फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करते हैं। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित थी और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेयॉन्स से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलते हैं और कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो वस्तुएं घड़ों में रखी जाती थी उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? उसके लिए संचय शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे तथा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोजकर नहीं निकालता। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चहुंदड़ों को चिन्हित कीजिए। आइए हम मानचित्र 1 में ये देखिए मानचित्र 1 है जिसमें चहुंदड़ों को यहाँ दर्शाया गया है। ये हमारा चहुंदड़ो है या मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी यानी 7 हेक्टेयर की बस्ती है। एक बार इसको आप देख लीजिए। यह मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर की बस्ती है? मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की बस्ती है और चहुंदड़ो 7 हेक्टेयर की बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन से संलग्न है। और जो चहुंदड़ो है वो वह शिल्प उत्पादन से संलग्न है। हड़प्पा की कौन सी ऐसी बस्ती है जो शिल्प उत्पादन से संकलित है? तो चहुंदड़ो। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का। कार्निलियन किस कलर का होता था? लाल रंग का होता था। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का था। जस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु तथा शंख, फ्रेयॉन्स और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसका किसका प्रयोग मनके बनाने में होता था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कार्निलियन तथा शंख, फ्रेयॉन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे
और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने के तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी, जो कि एक बहुत मुलायम पत्थर है। सेलखड़ी किस प्रकार का पत्थर है, यह क्वेश्चन आ सकता है। सेलखड़ी एक विशिष्ट प्रकार का मुलायम पत्थर है। उसमें ऑप्शन में ठोस पत्थर, मुलायम पत्थर, इस टाइप से। तो सेलखड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते हैं। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्लिनियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले परिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश तथा इनके छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चहुंदड़ों, लोथल और हाल ही में धौलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो ये देखिए, मानचित्र 1 में बालाकोट और ये है नागेश्वर और ये है बालाकोट। यदि आप मानचित्र में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तल के समीप स्थित हैं। तो ये दोनों बस्तियां कहाँ स्थित हैं? समुद्र तल के समीप स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नागेश्वर और बालाकोट दोनों कहाँ स्थित है? ये दोनों समुद्र तल के समीप स्थित है। नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों समुद्र तल के समीप स्थित है। बालाकोट और नागेश्वर कहाँ स्थित है? ये समुद्र तल के समीप स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुओं जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण में विशिष्ट केंद्र थे, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहुंदड़ों और लोथल में तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े केंद्रों तक लाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। यानी जो कूड़ा करकट था उससे जो है शिल्प कार्य जो उस समय होता था उसके संकेत हमें प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में
भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। यानी जो मिट्टी की बैलगाड़ियाँ मिली हैं उससे यह संकेत मिलता है कि यह सड़क मार्गों का प्रयोग करते थे। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों तथा साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। सड़क मार्ग के साथ साथ नदी मार्गों और तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर तथा बालाकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, यानी जो नागेश्वर और बालाकोट था वहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे, जैसे सुदूर अफगानिस्तान में सुर्तघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्त मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। तो जो अफगानिस्तान का सुर्तघई था वह किस लिए प्रसिद्ध था? कीमती माने जाने वाले वो किस रंग का होता था पत्थर? नीले रंग के पत्थर लाजवर्त मणि सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। तो लाजवर्त मणि कहाँ पाई जाती थी? अफगानिस्तान के सुर्तघई में। यह किस रंग की होती थी? नीले रंग की होती थी। तथा लोथल, जो कार्लिलियन यानी लोथल कार्लिलियन के लिए गुजरात के भड़ौच में सेल खड़ी, दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से धातु राजस्थान के स्रोत के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने के एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए। जैसे